नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट 1 पे। मैं हूं अमृता और आज हम बात करने वाले हैं सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट के बारे में। यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो सभी सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, यानी कि या तो आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं या फिर अपकमिंग एग्जाम्स में आप सभी इनको देखें। ये सभी क्वेश्चंस आपके यूपी टेट, सी टेट, एस टेट, DSSB, KVS, BEd या फिर DLED के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, स्टूडेंट्स इन क्लासेस 7th एंड 8th फेस प्रॉब्लम्स मोस्टली रिलेटेड टू। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कक्षा 7 और 8 के बच्चे जनरली किस फील्ड में प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, यानी ऐसे कौन जो 7th और 8th के बच्चे हैं उनके सामने जनरली क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ऑप्शन नंबर 1 है आपका आइडेंटिटी क्राइसिस, बी है इमोशनल सेंसिटिविटी, सी है लो इंटरेस्ट इन एकेडमिक्स और डी है हाइपर एक्टिविटी। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है आइडेंटिटी क्राइसिस। अब गाइस आइडेंटिटी क्राइसिस एग्जैक्टली है क्या? जब बच्चा 6 के बाद जब क्लास में अपियर होता है तो उसके अंदर एक सोशलाइजेशन डेवलप होती है। हालांकि 3 साल के बाद ही उसके अंदर डेवलप होती है। और देखा जाए तो बच्चा जब जन्म लेता है तो उस वक्त उसके अंदर सामाजिकता बिल्कुल नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे वो जन्म लेता है तो उसके अंदर सामाजिकता बढ़ने लगती है। वो अकेले रहने की बजाय वो ग्रुप में रहना पसंद करता है और लोगों के साथ अपनी चीज़ें शेयर करना पसंद करता है। लेकिन जब बच्चा 6 से थोड़ा अबव हो जाता है तो वो सोशल नॉर्म्स को समझने लगता है और इसी समाज के अंदर यानी कि ये जो सोसाइटी हमारी उसके अंदर अपना एक स्टेटस, अपना एक आइडेंटिफिकेशन या फिर अपना एक स्थान ढूंढने लगता है या फिर कोशिश करता है कि समाज के अंदर मैं एक अपना स्थान बनाऊं। तो ये जो एस्पेक्ट है बच्चे का ये कहलाएगा आइडेंटिटी क्राइसिस। और रही बात इमोशनल सेंसिटिविटी की, तो बच्चा जब छोटा होता है, जब पैदा होता है तब से उसके अंदर इमोशन डेवलप होते हैं, रोना, चुप रहना है। तो हालांकि ये सब जनरल सा है, रिफ्लेक्स एक्टिविटी के कारण होता है। लेकिन जब बच्चा मदर के साथ अटैच्ड होता है बाय टच और बाय एनीथिंग, तो दैट इज़ इमोशनल सेंसिटिविटी। लो इंटरेस्ट इन एकेडमिक्स, तो ये जनरली आपको फर्स्ट क्लास में के बच्चे में भी देखने को मिल सकती है। हाइपर एक्टिविटी, तो जनरली बच्चे हाइपर एक्टिव तब होते हैं जब उनके इमोशंस को हर्ट किया जाता है। तो ये सारे ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं, जबकि ऑप्शन 1 है बिल्कुल ही एक्यूरेट। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि आपके यूपी टेट और सी टेट में कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है आपका, टोटल कार्ड्स आर फाउंड इन कैट यानी कि चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर पहले ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है आपका, ए है 10, बी है 20, सी है 30 और डी है 40। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है 30, यानी कि CAT टेस्ट में कुल 30 नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं प्लस 1 ब्लैंक कार्ड होता है। अच्छा, ये कार्ड्स में होता क्या है? इन कार्ड्स के अंदर कुछ एनिमल्स के और कुछ ह्यूमन बींग्स के इमेजेस बने होते हैं और इन कार्ड्स को देखकर बच्चा जो परसेप्शन देता है दैट इज़ वो उस टाइम जो बच्चा परसेप्शन देता है वो उसका ओपिनियन होता है और उसी लेवल के ऊपर, उसी चीज़ के ऊपर उसके लेवल को डिसाइड किया जाता है, यानी कि बच्चा किस तरह का है। ठीक है ना? तो ये जो टेस्ट है CAT, इसमें कुल 30 नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, द मीनिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड टीचिंग इज। आपको बताना है कि पर्सनलाइज्ड टीचिंग का मतलब क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 है टीच चिल्ड्रन पर्सनली, बी है टीच चिल्ड्रन एज पर देयर एबिलिटीज, सी है गिव ट्यूशन इंडिविजुअली और डी है यूजिंग डिफरेंट टीचिंग मेथड एट अ टाइम। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है टीच चिल्ड्रन पर्सनली। अब गाइस पर्सनली टीच का मतलब ये नहीं होता कि आप बच्चे के पास जनरली खुद जाकर पढ़ा रहे हैं वहाँ पे प्रेजेंट होकर। आपने देखा होगा कि जब एक लैंग्वेज लैब होती है तो वहाँ पे टीचर एज अ फैसिलिटेटर काम करता है, क्योंकि और बच्चे के पास खुद का एक PC होता है जिस पे हेडफोन लगाकर वो चीज़ों को खुद सीखता है। तो यानी कि बच्चे को पर्सनली टीच करना, यानी कि आप इंस्ट्रक्शन सारे बच्चे को इक्वली दे रहे हैं, पर जो बच्चा एक इंस्ट्रक्शन ले रहा है तो पर्सनली ले रहा है, तो दैट इज कॉल्ड पर्सनलाइज्ड टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, फॉर मेंटेनिंग एन इफेक्टिव डिसिप्लिन इन द क्लास द टीचर शुड, यानी कि अगर क्लास में एक इफेक्टिव डिसिप्लिन क्रिएट करना हो तो एक टीचर को क्या करना चाहिए जनरली।
तो एज अ टीचर जब आप क्लास में एंटर करते हैं, और जनरली प्रॉब्लम फेस करते हैं 1 to 5th के टीचर्स, क्योंकि फर्स्ट क्लास का बच्चा जब वो घर के माहौल में एडजस्ट किया होता है और जब स्कूल में आता है तो उसको थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है एनवायरनमेंट में, तो वहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो एक टीचर के तौर पे आप क्या करेंगे क्लास के अंदर एक्टिविटी जो है या बच्चे को डिसिप्लिन मेंटेन कराने में। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका अलाउ स्टूडेंट्स टू डू वॉट एवर दे लाइक, यानी बच्चों को वो करने को कहिए जो वो चाहते हैं। बी है डील विद द स्टूडेंट स्ट्रिक्टली, यानी बच्चे के सामने बिल्कुल स्ट्रिक्टली बिहेव करेंगे या डील करेंगे उनके साथ। सी है गिव द स्टूडेंट सम प्रॉब्लम टू सॉल्व, यानी कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम दे देंगे या फिर कुछ एक्टिविटी देंगे जिससे बच्चा उसमें इंडल्ज रहे। या फिर डी है बी या सी दोनों। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी या सी दोनों। यानी कि जब आप क्लास में एज ए टीचर जाते हैं तो बच्चे को या तो कोई प्रॉब्लम दे दे या कोई एक्टिविटी दे दे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्लास में जब आप गए एज ए टीचर तो या तो उसको क ख ग घ लिखने को दे दीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और अगर बच्चा फिर भी नहीं माने तो वेरी स्ट्रिक्टली आपको उन्हें डांटना है, क्योंकि अब पनिश करना तो खैर अब वो हमारे अंतर्गत आता ही नहीं है, लेकिन हाँ आप उसको स्ट्रिक्टली बोल सकते हैं, शाउटली बोल सकते हैं, उसे फेशियल एक्सप्रेशन से डरा सकते हैं। तो थोड़ा डराना मीन्स नहीं, आप उसको समझा सकते हैं कि आपको जो एक्टिविटी है यानी कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आप उसे दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इंट्रोस्पेक्शन मेथड इज अ पार्ट ऑफ व्हाट। ऑप्शन नंबर 1 है आपका सब्जेक्टिव मेथड, बी है केस स्टडी मेथड, सी है ऑब्जर्वेशन मेथड और डी है ऑब्जेक्टिव मेथड। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है सब्जेक्टिव मेथड। तो गाइस इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स होता है खुद को स्टडी करना। जब आप कहीं शांत बैठते हैं, कई बार ऐसा होता है, तो आप खुद के बारे में सोचते हैं कि मेरा पास्ट कैसा था, मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मैंने क्या अभी तक क्या करा। तो ये सारी चीज़ें जिसमें आप खुद के जो अंतर्बोध करते हैं, खुद का जो वर्ड है इसका एग्जैक्टली दैट इज अंतर्बोध। तो जब आप खुद को स्टडी करते हैं तो दैट इज योर इंट्रोस्पेक्शन। और इंट्रोस्पेक्शन आपका सब्जेक्टिव मेथड यानी सब्जेक्ट पे बेस्ड होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ईगो इज डिस्क्राइब्ड एज। ईगो को आप किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 है वर्च्यू, बी है मेक एनिमीज, सी है मेक फ्रेंड्स और डी है ए एंड सी दोनों। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है मेक एनिमीज। गाइस जब हमने पढ़ा था सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी, काफ़ी डिटेल में पढ़ी थी 3 पार्ट्स में, तो हमने पढ़ा था जो सेकंड पार्ट था कि ईगो जो होता है एक ऐसा पर्सपेक्टिव होता है इंसान का, किसी भी मनुष्य का, जहाँ पर वो खुद को श्रेष्ठ समझता है और अपने पर्सपेक्टिव को ही बस देखता है, वो दूसरों की चीज़ों को समझ नहीं पाता। तो जनरली इस कंडीशन में क्या होते हैं, एनिमीज बनते हैं। तो इसलिए आपका जो एक्यूरेट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग को शो नहीं करता या उसका मोड नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है ट्यूटोरियल, बी है ड्रिल एंड प्रैक्टिस सेशन, सी है मॉडलिंग और डी है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड ड्राइंग कंक्लूजन्स। तो जो करेक्ट आंसर है वो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन एंड ड्राइंग कंक्लूजन्स। गाइस ट्यूटोरियल की बात हुई तो कंप्यूटर जो है आपका बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करता है, टीचर से भी ज़्यादा बेटर कंडीशन में हेल्प करता है, क्योंकि बच्चों को मौका देता है खुद के पेस पे लर्निंग करने का। यानी बच्चे से अगर कोई गलती हो गई है तो कंप्यूटर दोबारा उन्हें करेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। और ड्रिल एंड प्रैक्टिस मीन्स होता है बच्चे को बार बार अभ्यास करने को कहना, ठीक है। मॉडलिंग मीन्स होता है कि आपने बच्चे के सामने एक प्रॉब्लम दी और अगर बच्चे उनसे सॉल्व नहीं कर पाए तो आपने उसे दूसरे वैसे ही प्रॉब्लम दे दी सिमिलरली, ठीक है, और आप उसके सामने बच्चे ने मतलब वहाँ पे एक ऐसा मॉडल तैयार किया जो प्रीवियसली डिज़ाइन था। तो ये हुआ आपका मॉडलिंग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फॉरगेटिंग रिफर्स टू द फॉलोइंग। फॉरगेटिंग यानी कि किसी चीज़ को भूलना किसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 1 है लॉस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, बी है लॉस ऑफ रिकॉग्निशन, सी है लॉस ऑफ स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन और डी है ऑल ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑल ऑफ दीज। यानी किसी भी चीज़ को आप भूलते कब हैं, जब आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, जब आप उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते और आपकी जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है वो आपके माइंड से चली जाती है। क्योंकि हमने गाइज मेमोरी के बारे में पढ़ा था काफ़ी डिटेल में पहले, और उसमें हमने पढ़ा था मेमोरीज 2 टाइप्स की होती है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। शॉर्ट टर्म मीन्स व्हाट, जब आप कोई मार्केट में जाते हैं तो कई तरीके के लोग आपको मिलते हैं, उसमें कोई ऐसे मिलते होंगे जिन्हें आपने कभी देखा ही नहीं, कुछ लोग ऐसे मिलते होंगे जिन्हें आपने कहीं देखा है।
तो अगर आप घर पे जाते हैं तो इतने सारे लोगों में जिन्हें आप नहीं जानते उनको आप माइंड से स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो वो हुआ आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी। लेकिन जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं या कोई ऐसी घटना होती है जो पहले नहीं हुई, जैसे आपके बैग से किसी ने पर्स आपका निकाल लिया छोटा, तो ये जो होता है आपका वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है, क्योंकि ये काफ़ी इफेक्ट हुआ इसका आपके जो बिहेवियर था, कंडीशन के अंदर, तो ये हुआ आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसे आपके माइंड में स्टोर हो गया। तो ये जो चीज़ें होती हैं शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म थोड़े समय के लिए रहती है, गायब हो जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म जो होती है आपकी हमेशा के लिए रहती है, जब तक आप उसे रिवाइज ना करें। जब तक आप उसे रिवाइज करते रहें वो लॉन्ग टर्म रहती है। अगला क्वेश्चन है, द पेडागोजी विच रिक्वायर्स अ टीचर टू प्लान लर्निंग इन कीपिंग चिल्ड्रंस साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंटरेस्ट इज नोन एज व्हाट? ऑप्शन नंबर 1 है आपका टीचर सेंटर्ड पेडागोजी, सी है चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, सी है करिकुलम सेंटर्ड पेडागोजी और डी है नन ऑफ दिस। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, यानी कि एक टीचर जब बच्चे की साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट और उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर जब भी लेसन प्लान बनाता है, यानी कि बच्चे की जो साइकोलॉजी यानी चाइल्ड साइकोलॉजी को ध्यान में रखकर वो अगर टीचिंग करता है और स्ट्रैटेजी और मेथड वो यूज़ करता है, लेसन प्लान भी बनाता है, तो दिस काइंड ऑफ टीचिंग इज कॉल्ड चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, मंजूषा इज वेरी इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स एंड वांट्स टू परस्यू हर करियर इन स्पोर्ट्स, व्हाट विल यू सजेस्ट टू हर? यानी कि मंजूषा एक ऐसी बच्ची है जिनका स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और वो चाहती है कि उसका करियर स्पोर्ट्स में ही बने, तो ऐसे बच्चे को आप क्या सजेस्ट करेंगे जनरली? तो पहला ऑप्शन है आपका, गर्ल्स हैव नो फ्यूचर इन स्पोर्ट्स, बी है शी शुड पुट इन हार्ड वर्क टू अचीव हर एम्बिशन, सी है आस्क हर टू बी फोकस्ड ओनली इन एकेडमिक्स और डी है गर्ल्स कैन नॉट एक्सेल इन स्पोर्ट्स एज दे आर नॉट फिजिकली स्ट्रांग। तो जो करेक्ट आंसर है आपका, क्योंकि यहाँ पे ये आपका जेंडर से रिलेटेड है और जेंडर एजुकेशन यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आपका जेंडर एजुकेशन से आया है, तो क्योंकि जो मंजूषा एक गर्ल है तो आप उसे रिसर्च से वहाँ पे नहीं करेंगे, उसे दबाएंगे नहीं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप उसे कहेंगे कि शी शुड पुट इन हार्ड वर्क टू अचीव हर एम्बिशन, यानी कि उसे अपने जो एम्बिशन है उसको पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे ये नहीं कहना है कि तुम लड़की हो और तुम्हारा भविष्य स्पोर्ट्स में नहीं हो सकता, सिर्फ बॉयज़ के लिए ये चीज़ है। तो यहाँ पे आपको ये जो क्वेश्चन आपका जेंडर एजुकेशन से आया है, और यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप कोई आंसर करते हैं वहाँ पे, तो दोनों जेंडर्स को आपको इक्वली एज्यूम करना है। आपको ये नहीं करना है कि लड़की है तो उसके लाइक फील्ड बतानी है, लड़का है तो उसके लाइक फील्ड बतानी है। वहाँ पे अपना ओपिनियन नहीं शो करना, क्योंकि आपको क्वेश्चन का सही आंसर देना और 1 मार्क्स गेन करना है, तो आपको दोनों वहाँ पे सिंगल एज्यूम करना है। अगला क्वेश्चन है, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज़। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि वैल्यूज़ के अंतर्गत नहीं आता। ए है स्पिरिचुअल वैल्यूज़, बी है अर्निंग मनी बाय एनी मीन्स, सी है मोरल वैल्यूज़ और डी है कल्चरल वैल्यूज़। तो आपने कोलबर्ग की थ्योरी पढ़ी थी और ये उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो गाइज वैल्यूज़ जो है आपका स्पिरिचुअल वैल्यू, ये भी आपके वैल्यूज़ के अंतर्गत आता है। मोरल वैल्यूज़ ये भी आपके वैल्यूज़ के अंतर्गत आता है। कल्चरल वैल्यूज़ ये सारे आपके वैल्यूज़ हैं। जबकि अर्निंग मनी बाय एनी मीन्स, यानी किसी भी तरीके से आप मनी अगर अर्न कर रहे हैं तो ये आपके वैल्यूज़ के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। कई बार लोग एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में भी इंडल्ज होकर जो मनी है वो अर्न कर लेते हैं, तो ये जो है वैल्यूज़ के एकदम अगेंस्ट है। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फॉर एंश्योरिंग एंड इम्प्रूविंग क्लास डिसिप्लिन द टीचर शुड। आप क्लास में अगर डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहते हैं एज अ टीचर, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, तो वो आपके प्राइमरी क्लासेस के लिए थे, लेकिन जब आप बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो आप किस तरीके से क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है आपका वो है अरेंज रेगुलर पेरेंट टीचर मीटिंग्स, सी है कॉल अथॉरिटीज टू द क्लास, बी है बी स्ट्रिक्ट विद स्टूडेंट्स एंड पनिश देम, और डी है आपका इवेलुएट द मेथड्स एंड अप्रोचेज यूज्ड इन द क्लास। तो गाइस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये जो आपका ऑप्शन 3 में वर्ड आया है पनिश, ये वर्ड पहले ही आपको निकाल देना है, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग, या जो शिक्षा नीति जो हमारे अंतर्गत जो टीचिंग के अंतर्गत आई थी, वहाँ पे पनिशमेंट देना बिल्कुल ही अगेंस्ट है जो रूल्स होते हैं टीचर्स के, तो वहाँ पे पनिशमेंट वर्ड आएगा ही नहीं, इसलिए वैसे ही आपका ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट हो जाता है।
कॉल अथॉरिटीज़ इन द क्लास, तो अगर आपने अथॉरिटीज़ को क्लास में इनवाइट करा या बुलाया, तो जब आप जिस क्लास में जाएंगे आपको डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए हमेशा अथॉरिटीज़ को बुलाना होगा, तो ये वैसे ही इनकरेक्ट हो जाता है। अरेंज रेगुलर पेरेंट टीचर मीट्स, तो अगर आप हर महीने पेरेंट टीचर मीट करते हैं तो पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पेरेंट्स को नहीं दे सकते, आपका कुछ रोल है वहाँ पे एज अ टीचर। तो सेकंड जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका वो भी गलत हो जाता है। इट मीन्स कि जो करेक्ट आंसर है आपका वो है डी। तो अगर इससे पहले जो डिसिप्लिन का क्वेश्चन था हमारा वो प्राइमरी क्लास के लिए एप्लीकेबल था, पर जब आप बड़ी क्लासेस में जाते हैं 6 to 8 या फिर उससे आप बड़ी क्लासेस में, तो आपको वहाँ पे करना होता है इवेल्युएट द मेथड्स एंड अप्रोचेज यूज्ड इन द क्लास। यानी कि पहले जो आपने जो मेथड या स्ट्रैटेजी अपनाई थी उसके अंतर्गत अगर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो रहा, तो आप वहाँ पे आपको इवेल्युएशन करनी है उस चीज़ की, या फिर उसे चेंज करना है या फिर उसे इवेल्युएट करना है। तो गाइस ये थी हमारी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सीरीज, प्रैक्टिस सेट आपके सीडीपी को लेकर के। आई होप आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं जिसके द्वारा आप हमारी लेटेस्ट अपडेशन को अपने चैनल पर देख सकें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय बाय।